बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फ़िज़िक्स के टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमें जो मेन चीज़ का पता आना चाहिए वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ बॉडी में बी डिस्क्राइब्ड। मतलब ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मुराद है? कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद ये है कि वो प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है और स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है। प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर तो वो जिस बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है वो प्लेन में मौजूद है तो हम जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पर लेंगे। अगर वो बॉडी स्पेस में मौजूद है तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे यानी रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम की सूरत में लेंगे। क्यों? उसकी पोजीशन को हमने डिफ़ाइन करना है। पोजीशन को डिफ़ाइन करना है, अगर प्लेन में करना पड़ेगा तो हम एक्स और वाई दोनों हिस्सों में करेंगे, दोनों सिमत में करेंगे। अगर हमने स्पेस में उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तो हम एक्स वाई और जी तीनों डिमेंशंस में करेंगे। तो इसलिए हम प्लेन के लिए प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्पेस के लिए स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। यहाँ तक तो होगी बात कोऑर्डिनेट सिस्टम की। आगे वो बात कर रहा है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो करता ये है कि जो हमारे पास जिस बॉडी की पोजीशन को हम किसी भी बॉडी की पोजीशन या उसकी मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो इसे हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे कि रेफरेंस पॉइंट कैसे करता है। फॉर एग्जांपल ये नीचे फिगर बनाई हुई है मैंने। इस फिगर में क्या बताया गया है कि हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर है ए और दूसरा ऑब्जर्वर है बी। ऑब्जर्वर ए ये हमें बता रहा है कि जो गाड़ी है वो उसके राइट तरफ पर है, जबकि ऑब्जर्वर बी हमें क्या बता रहा है कि जो गाड़ी है वो लेफ्ट तरफ पर है। क्यों? ऑब्जर्वर ए का फेस हमारी तरफ है, वो उसकी जो लेग है वो राइट वाली है और उसके हिसाब से इसकी डिमेंशन ले रहा है कि जो गाड़ी हम उसके हिसाब से वो राइट तरफ है, जबकि जो ऑब्जर्वर बी है उसका फेस उसके अपोजिट है, उसके हिसाब से जो गाड़ी की सिमत है वो लेफ़्ट तरफ है। जब हम गाड़ी की सिमत को डिफ़ाइन करेंगे कि गाड़ी राइट सिमत में जा रही है, उसकी डिमेंशन राइट है, तो हम ये करेंगे कि जो ऑब्जर्वर ए है इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। क्यों? उसके हिसाब से गाड़ी राइट तरफ जा रही है। अगर हम ये कहें कि गाड़ी लेफ़्ट की तरफ जा रही है, उसकी सिमत लेफ़्ट डिमेंशन की तरफ है, तो हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जर्वर बी है हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर लेंगे। समझ आ गई बात? मतलब कहने का ये कि जो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसी बॉडी की पोजीशन को बता रहा है। अगर वो मोशन में है तो उसकी मोशन को भी बताएगा, अगर वो रेस्ट की हालत में है तो वो हमें रेस्ट की हालत को भी डिफ़ाइन करेगा। तो अगर हमारे पास ये बॉडी जो कार हमें नज़र आ रही है ये अगर प्लेन में मौजूद होगी तो हम कौन सा सिस्टम लेंगे? प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि जो रेफरेंस पॉइंट हमने ये ऑब्जर्वर दिए हुए हैं यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। इसी तरह ऑब्जर्वर बी पर भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। अगर वो बॉडी प्लेन में जा रही है तो हम प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, अगर वो बॉडी स्पेस में जा रही है तो हम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। तो आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबे द ऑल न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स के तमाम लॉ को ओबे करता हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे ना करे, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स के लॉ को ओबे करने से मुराद क्या है? न्यूटन्स का लॉ हमारे पास क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन ही करेगा, यहाँ तक कि उस पर कोई ब्रूनी फोर्स अमल ना करे। इसमें हमें क्या चीज़ कंडीशन दी गई है कि फोर्स को क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो न्यूटन्स के लॉ को ओबे करना चाहता है, न्यूटन्स के पहले लॉ को ओबे करना चाहता है, तो फोर्स को क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमारे पास फोर्स क्या होगी? ज़ीरो होगी। अगर फोर्स ज़ीरो होगी तो हमें पता न्यूटन का दूसरा कानून क्या हमें कह रहा है कि F इज इक्वल टू होता है ma के इक्वल। अगर फोर्स ज़ीरो होगी तो ज़ीरो इज इक्वल टू ma आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मास तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अगर मास ज़ीरो नहीं होगा तो फिर लाजमी तौर पर एक्सेलरेशन ही ज़ीरो के इक्वल होगा। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई फॉर ओबे दी न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ को ओबे करने के लिए एक तो फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए और एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन ज़ीरो से मुराद ये भी हो सकती है एक बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो उसका तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है ही, लेकिन अगर कोई मोशन कर रही है तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करनी चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा तो फोर्स भी लाजमन तौर पर ज़ीरो आएगी। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे नहीं करता। अगर वो न्यूटन्स के लॉ को ओबे नहीं करता तो लाजमन तौर पर फोर्स भी अमल करती होगी। अगर फोर्स भी बैरूनी अमल कर रही है तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि उसका एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो अगर उसका एक्सेलरेशन होगा तो ऐसे बॉडी जिनकी वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो ऐसे बॉडीज़ को या ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और एक्सेलरेशन को हमें पता है पैदा होता है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे हम अपना जो मेन टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दर हकीकत एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करते हैं, और या फिर इनका हम आपस में रिलेशन देखते हैं कि इनका इंटरचेंज करने से रिलेशन क्या बनता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक इवेंट करवाते हैं। वो इवेंट क्या होता है? यानी कि वो जैसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कार को इवेंट के तौर पे लिया था, वो प्लेन में था, लेकिन यहाँ पर जो हम इवेंट लेंगे वो हमारे पास स्पेस में होगा, इसलिए तो हम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे। ठीक हो गया। तो जो हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, एक तो है एस और दूसरा हमारे पास है एस प्राइम। ये दोनों यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन के साथ मूव कर रहे हैं। अगर ये दोनों ट्रांसलेटरी मोशन के साथ मूव कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हमने एस का नाम दिया है, उसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं? उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई और जी। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हमने एस प्राइम कहा है, उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम। इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फिगर को आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास एस है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं एक्स, वाई और जी और ओरिजिन है ओ। जबकि हमारे पास दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस प्राइम है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जी प्राइम, और जो ओरिजिन है वो है ओ प्राइम। अगर कोई इवेंट हमारे पास सपोज करें स्पेस में हो रहा है, तो जो इवेंट स्पेस में हो रहा है तो हम उसकी पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो हम जब उसकी पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेंगे और उस पॉइंट से जहाँ पर इवेंट हो रहा है हम उसकी पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करेंगे इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है।
तो जब टाइम हमारे पास ज़ीरो होता है, यानी ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी जगह रेस्ट की हालत में होते हैं, उस वक़्त क्या होता है कि ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन है वो आपस में कोइंसाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका जो ओरिजिन है ओ, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका ओरिजिन है ओ प्राइम। ये दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं जब टाइम हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये कोऑर्डिनेट जो हमने लिए थे एक्स वाई जी या एक्स प्राइम वाई प्राइम या जी प्राइम, ये भी हमने उस वक़्त लिए थे जब हमारे पास टाइम क्या था, ज़ीरो। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट की हालत में होते हैं तो उस वक़्त ये इनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने जो फिगर में दिखाया है कि एक हमारे पास था एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हमारे पास है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट थे, जैसे कि x और x प्राइम था, y और y प्राइम था, z और z प्राइम था। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हमारे पास टाइम होता है t के इक्वल, ये तो उस वक्त कोइंसाइड कर रहे होते हैं जब हमारे पास टाइम ज़ीरो था, लेकिन जब हमारे पास टाइम होता है t के इक्वल तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, और जो हम टाइम t को लेते हैं एज अ फोर्थ डिमेंशन के तौर पर लेते हैं। तो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं वो बन जाते हैं x y z एंड t, जबकि s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो बनते हैं x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड t प्राइम। तो जब टाइम होता है t के इक्वल तो उस वक़्त होता ये है कि ये दोनों जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मोशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी जगह पर रेस्ट की हालत में है तो हम ये कहेंगे कि जो एस प्राइम है वो आगे की तरफ मूव करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो उस इवेंट का हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फासला और उस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फासला हम देखेंगे और उस इवेंट की हम पोजीशन और मोशन को डिफाइन करेंगे। इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास एस प्राइम था उसने मूव किया, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो विद वेलोसिटी v के साथ किया, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो vt के बराबर आएगा। या आप छोटी सी लाइन को एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम में देख सकते हैं कि येलो लाइन जो हमने vt के साथ ज़ाहिर किया ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और जो हमारे पास इवेंट हो रहा है वो हो रहा है स्पेस में, उसको हमने एक पॉइंट p के साथ डिनोट किया है। तो हम देख सकते हैं जो उस पॉइंट P का फासला है S फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसको हमने S कह दिया, X कह दिया, और जो हमारे पास S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उस पॉइंट से फासला है वो X प्राइम है। अच्छा, ये हमने X और X प्राइम ही क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है वो अलोंग द एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो अब हमें पता है, अगर हम फिगर में देखें तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, वो x है, वो कम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, वो x प्राइम है। तो अगर हम x को फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे कि जो s और s प्राइम के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट है वो तो vt के इक्वल है, और जो हमारे पास इस पॉइंट से s प्राइम तक का डिस्प्लेसमेंट है वो x प्राइम के इक्वल है। अगर हम x को फाइंड करना चाहें तो x प्राइम प्लस vt करेंगे ना, मतलब ये कि अगर हम ये बड़े वाला डिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे तो हम इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्राइम की वैल्यू आ जाएगी।
तो हमें पता है कि ये जो मोशन हो रही है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस हो रही है। तो इसमें जो वाई एक्सिस और जी एक्सिस होंगे ये अपने ओरिजिनल जो पहले इसकी कंडीशन थी प्राइम से पहले वाली उसी के बराबर होंगे। क्यों? इनकी जो डायरेक्शंस है वो भी सेम होगी और जो इन आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। यानी एक्स प्राइम हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्राइम प्लस वी टी के इक्वल आ जाएगा। जबकि हमारे पास वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो वाई प्राइम के ही इक्वल आएगा और जी का कोऑर्डिनेट आएगा जी प्राइम के इक्वल। इसकी वजह यह है कि जो वाई और जी कोऑर्डिनेट हैं वो पैरेलल हैं, उनमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ कवर हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है बस। अगर हमने वो डिस्प्लेसमेंट लिया तो वो हमारे पास वी टी आया। इसी तरह अगर हम एक्स को फाइंड करना चाहेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आएगा एक्स प्राइम प्लस वी टी। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एस का फासला है वो एक्स है और एस प्राइम का फासला है तो उस पॉइंट पी से वो क्या है एक्स प्राइम है। और इसी तरह एस प्राइम का जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी टी का इक्वल है। तो हमने जो इक्वेशंस बनानी है वही इक्वेशंस इनके कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि एक्स किसके इक्वल आ रहा है एक्स प्राइम प्लस वी टी के। अगर हम यहाँ से एक्स प्राइम की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी एक्स माइनस वी टी आएगी। तो ये हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस आई और जिस तरह हमारे पास वाई प्राइम किसके इक्वल आएगा वाई के इक्वल आएगा और जी प्राइम जी के इक्वल आएगा। क्यों? ये आपस में पैरेलल है और यहाँ इनकी डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही। ठीक है? और यहाँ पर जो हम टाइम लेंगे ना वो टाइम एब्सोल्यूट लेंगे। जो इवेंट हो रहा है वो उसका जो टाइम एस फ्रेम के लिए है वही टाइम एस प्राइम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। ठीक हो गया? तो t इज इक्वल टू लेंगे हम t प्राइम के। तो ये जो चार इक्वेशंस आई हैं तो ये चार इक्वेशन हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम इनका इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो हम करेंगे ये कि जो एक्स प्राइम वाले फैक्टर हैं इसको अनप्राइम कर देंगे और जो अनप्राइम है उसको हम प्राइम में चेंज कर देंगे। तो ये इसके इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये दर हकीकत हमें इक्वेशंस क्या बता रही हैं, ये यही चीज़ बता रही हैं कि ये जब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करवाते हैं तो उसका जो रिलेशन आता है वो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी आता है। जबकि उस वक़्त वाई प्राइम और वाई इक्वल होते हैं जी प्राइम और जी इक्वल होते हैं। आगे हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे यानी न्यूटन्स के लॉ को हम प्रूव करेंगे कि वो अनवेरिएंट होता है अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
जब हम बात करेंगे कि हमने एक्स प्राइम की वैल्यू को पुट किया, तो एक्स प्राइम की वैल्यू को पुट करने के साथ जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो ये बनी है कि एफ प्राइम इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वी टी ओवर डी टी स्क्वेयर। ये डी टी स्क्वेयर इसलिए लिया कि हमने जो हमें पता है कि टाइम जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है, तो टी प्राइम की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी को पुट कर दिया। तो यहाँ पर नीचे हमने ये किया कि एफ प्राइम इज इक्वल टू एम डी ओवर डी टी है, इसको हमने बाहर ले लिया तो अंदर एक डी ओवर डी टी रह जाता है। उस डी ओवर डी टी को हमने एक्स माइनस वी टी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हम ये देख सकते हैं कि डी टी दूसरे वाले पोर्शन में माइनस के साथ जो आ रहा है, डी टी और डी टी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ वी रह जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो बाहर हमारे पास एम ओवर डी टी था, उसको हमने भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो जो हमारे पास इक्वेशन बन गई वो ये बन गई कि एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस एम डी वी ओवर डी टी। हमें पता है कि डी वी ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, एक इक्वल होता है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके होता है, जीरो को भी होता है। वो इसलिए होता है कि हम कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगी एफ प्राइम इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर के बन जाएगी। तो यही इक्वेशन हमारे पास, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो यही इक्वेशन हमारे पास आ रही है। तो एफ प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, एफ के, यही हमने प्रूव करना था।